नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज के एपिसोड 10 में आपका स्वागत है। हाल ही में कनाडा और भारत के बीच संबंधों में खटास देखी जा रही है। कनाडा और भारत के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया गया है। साथ ही दोनों देशों के मध्य जारी मुक्त व्यापार समझौता वार्ता भी स्थगित कर दिया गया है। इस हफ्ते लगातार कनाडा क्या है तो चर्चे में बना हुआ है। आज हम यात्रा करेंगे कनाडा की, वो भी मानचित्र के माध्यम से। सागर, महासागर, खाड़ी, झीलें, नदियां सब कुछ देखेंगे। उसके प्रांत देखेंगे, क्षेत्र देखेंगे, प्रमुख शहरों को भी देखेंगे। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो स्टैटिक पोर्शन की उत्तरी अमेरिका की आपकी लगभग 70% तैयारी हो जाएगी। तो आइए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी सूचना है। सूचना क्या है देख लेते हैं। संस्कृति आईएएस लेकर आया है आपके लिए फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स का मतलब क्या हुआ कि इसमें प्री और मेंस दोनों की कक्षाएं शामिल होंगी। ये आपके लिए उपलब्ध होगा हाइब्रिड मोड में, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध होगा। ये कब से शुरू हो रहा है तो 3 अक्टूबर दोपहर 3 बजे से शुरू हो रहा है। और इसका सेंटर क्या है तो दिल्ली सेंटर है। देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम आपके लिए यहाँ पर उपस्थित होगी। अधिक जानकारी के लिए आप संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज हम बात किसकी कर रहे हैं तो आज हम बात कर रहे हैं कनाडा की। कनाडा के बारे में हमने बहुत सारी चर्चाएं सुन ली है, तो हम सीधे चलेंगे कनाडा की तरफ। कनाडा की भौगोलिक अवस्थिति को देखें तो कनाडा का जो पूर्वी हिस्सा दिखेगा वो आपको दिखेगा अटलांटिक ओशन से सीमा साझा करता हुआ नजर आएगा। वहीं हम पश्चिमी हिस्से की बात करें तो आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशन यानी उत्तरी प्रशांत महासागर से सीमा साझा करता हुआ नजर आएगा। वहीं हम उत्तर की बात करें तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा आर्कटिक ओशन। एक बात आपको नोटिस करनी है यहाँ पर कि जो कनाडा है वो दुनिया की सबसे लंबी तटीय रेखा रखती है। इसकी बात करें तो कितनी लंबी है तो 96,550 किलोमीटर की तटीय रेखा जो है वो कनाडा की है, जो दुनिया की सबसे लंबी तटीय रेखा है। और अगर हम क्षेत्रफल की लिहाज से बात करें तो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी चर्चा हमने पिछले एपिसोड में की थी। क्या बात की थी कि पहला देश कौन सा है तो पहला है रशिया। क्षेत्रफल के लिहाज से बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सेकंड अगर बात करें तो है कनाडा। तीसरे नंबर की बात करें तो कौन है तो चाइना। चौथे नंबर की बात करें तो कौन है यूएसए। और पांचवें नंबर की बात करें तो है ब्राजील। तो क्षेत्रफल के लिहाज से ये कितने नंबर पे पड़ता है तो दूसरे नंबर पर पड़ता है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो इसकी आबादी यूक्रेन की आबादी से भी कम है। इसका एरिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें रहने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम है। अगर हम इसके प्रांतों और क्षेत्रों को डिटेल से देखें तो देख लेते हैं इसमें कितने प्रांत और कितने क्षेत्र हैं। ये देखिए आपको 3 क्षेत्र यहाँ पे दिखाई देगा। पहला है यूकॉन टेरिटरी, दूसरा है नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, और तीसरा है नुनावत का क्षेत्र। अगर हम बात करें किसकी प्रांतों की बात करें तो आपको यहाँ पे 10 प्रांत दिखाई देंगे। कौन कौन से 10 प्रांत है तो पहले बात कर लेते हैं ब्रिटिश कोलंबिया की, ये पहला प्रांत है। दूसरे प्रांत की बात करें तो अल्बर्टा। तीसरे प्रांत की बात करें तो सस्केचेवान है। ये बात ध्यान रखिए, आराम से इस वीडियो को देखिए क्योंकि इसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और वीडियो के अंत तक मैं कोशिश करूंगी कि आपको सारे फैक्ट याद हो जाएं, क्योंकि हम देखेंगे कि झीलें कौन से प्रांत में पड़ रही है, नदी कौन से प्रांत से निकल रही है, इसलिए प्रांत बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथ ही हम ये देखेंगे कि सिख समुदाय की आबादी कहाँ ज़्यादा निवास करती है, जहाँ पर विवादित क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। इसलिए प्रांत का क्षेत्र आपको क्या देखना है तो बहुत आराम से देखना है। तो प्रांत की बात की, किसकी बात की हमने, सबसे पहले बात की ब्रिटिश कोलंबिया की, दूसरी बात की अल्बर्टा की, तीसरी बात की सस्केचेवान की, चौथा जो प्रांत है वो है मनीटोबा, और पांचवा प्रांत जो है वो कौन सा है तो ओंटारियो है, छठा जो है वो क्यूबेक है, सातवां न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर है, आठवें की बात करें तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये आपका लोकेशन एटलस आप निकाल लीजिए वरना मैं तो दिखाते ही चल रही हूँ।
8वां जो है वो आपका कौन सा है, तो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है। उसके बाद 9वां जो दिखेगा आपको दिखेगा नोवा स्कोशिया, और 10वां जो दिखेगा वो क्या है, तो न्यू ब्रुंसविक है 10वां प्रांत। तो 3 क्षेत्र हैं और 10 प्रांत है। अगर प्रमुख शहरों की बात करें तो कौन कौन से शहर है, तो आपको सबसे पहला दिखाई देगा ओटावा, जो कनाडा की राजधानी है। 3 क्षेत्र हैं, 10 प्रांत है और ओटावा क्या है, तो राजधानी है। अगर बात करें हम टोरंटो की, नीचे आपको ओंटारियो प्रांत में ही दिख जाएगा टोरंटो। टोरंटो जो है वो कनाडा की सबसे बड़ी सिटी है, सबसे बड़ा शहर जो है वो कनाडा का कौन सा है, तो टोरंटो। जो सिख आबादी सबसे ज्यादा निवास करती है वो निवास करती है ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर में, और अल्बर्टा के कैलगरी में, और ओंटारियो के अगर देखें तो टोरंटो में सिख समुदाय की आबादी सबसे ज़्यादा निवास करती है। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा मॉन्ट्रियल, किस में दिख जाएगा, तो क्यूबेक प्रांत में आपको दिख जाएगा मॉन्ट्रियल। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि मॉन्ट्रियल किस लिए प्रसिद्ध है। आगे अगर बात करें तो आपको यहाँ पे कैनेडियन रेलवे दिखाई देगी, जो कहाँ से शुरू होती है, तो कैनेडियन रेलवे शुरू होती है यहाँ से हेलीफैक्स आपको दिखाई देगा, नोवा स्कोटिया आइलैंड में आपको हेलीफैक्स दिखाई देगा, यहाँ से शुरू होकर वैंकूवर तक आपको दिखाई देगा कैनेडियन रेलवे। यहाँ एक चीज नोटिस करने के लिए है, कौन सी चीज नोटिस करने के लिए है, कि वैंकूवर जो पड़ता है वो नॉर्थ पैसिफिक ओशन यानी उत्तरी प्रशांत महासागर के तट पर पड़ता है। वहीं अगर आप हेलीफैक्स को देखेंगे तो कहाँ कहाँ पड़ती है इसकी लोकेशन, तो अटलांटिक ओशन के तट पर पड़ती है। तो अटलांटिक ओशन से लेके नॉर्थ पैसिफिक ओशन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो कैनेडियन रेलवे जो है वो यहाँ से वैंकूवर से कहाँ तक है, तो हेलीफैक्स तक है। यहाँ से आपको एक चीज और महत्वपूर्ण हो जाती है, ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट का लोकेशन जमाने को कहता है, तो आप जमा सकते हैं। ईस्ट से वेस्ट पूछेगा तो क्यूबेक, ओंटारियो, मैनिटोबा, सस्केचेवान, अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया का लोकेशन दिखाई देगा। ठीक है, इतनी बात हमने की है, तो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। एक और बात यहाँ पर करनी है, यहाँ पे आपको एक जगह दिखाई देगी सेंट जॉन, जो एक पोर्ट भी है। यहाँ पर जो होता है मछलियों का सबसे ज्यादा निर्यात होता है यहाँ से, और यहाँ इतना ज्यादा मछली उत्पादन क्यों हो रहा है वो देखें तो ये आपको दिखाई देगा, आपको लेब्राडोर जो दिखाई देगी वो यहाँ पर दिखेगी ठंडी जलधारा, जबकि दिखेगी यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम जो गर्म जलधारा है। जब भी ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती है तो यहाँ पर बन जाता है फाइटोप्लैंक्टन के उत्पादन की सबसे अनुकूलित जगह बन जाती है, और फाइटोप्लैंक्टन के उत्पादन ज्यादा होने के कारण यहाँ मछलियां भी ज्यादा देखने को मिलती है, और मछलियों का व्यापार भी क्या होगा, तो यहाँ से ज्यादा हो जाता है। इस लोकेशन को क्या बोलता है, तो ग्रैंड बैंक का नाम दिया जाता है। एक और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, दुनिया में एक और जगह है जहाँ पे ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती है, वो है जापान के पास का इलाका। तो ओहाशियो और क्रोशियो जो है वो, ओहाशियो जो है वो क्या है, ठंडी जलधारा है, जबकि क्रोशियो जो है वो गर्म जलधारा है। और यहाँ पे भी क्या बनता है, तो फिशिंग जोन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा दुर्घटना देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर मौसम जो रहता है वो बहुत ज्यादा खराब रहता है। तो हमने बात किसकी की, सेंट जॉन की बात की। सेंट जॉन कहाँ पर है, तो न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर के आइलैंड में है, और किसके लिए फेमस है, तो फिशिंग ग्राउंड के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। तो इतनी बात हमने की और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं, एक चीज और देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं यहाँ पर, एक है आपका यहाँ पे ग्रीनलैंड देखने को मिलेगा। याद रखिए ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा नहीं है, ये डेनमार्क का हिस्सा है, और डेनमार्क कहाँ पड़ता है, तो यूरोप में पड़ता है। तो ग्रीनलैंड किसका पार्ट नहीं है, नॉर्थ अमेरिका का भी पार्ट नहीं है, और किसका पार्ट नहीं है, तो कनाडा का भी पार्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, तो आर्कटिक सर्कल की बात कर लेते हैं। अगर आप ग्लोब को ऊपर से देखेंगे तो आपको एक सर्कल दिखाई देगा, कहाँ पे है, तो आर्कटिक महासागर है, वहाँ पे बहुत सारे देश पड़ते हैं। पर्यावरण के लिहाज से भी ये जगह जो है खतरे में मानी जा रही है। क्यों खतरे में मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ बर्फ लगातार पिघल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ बर्फ बहुत तेजी से पिघल रहा है, इसलिए भू राजनीतिक लिहाज से आर्कटिक सर्कल क्या
क्या हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देख लेते हैं कि आर्कटिक सर्कल में कौन कौन से देश पड़ते हैं। तो आपको यूनाइटेड स्टेट का अलास्का दिखाई देगा। कनाडा को अगर कनाडा की अवस्थिति देखी जाएगी तो आपको सैंडविच मोड में दिखाई देगा। कैसे सैंडविच मोड में दिखाएगा, ऊपर आपको दिखाई देगा अलास्का का रीजन यानी यूएसए, और नीचे भी आपको कनाडा के नीचे भी क्या दिखाई देगा, तो यूएसए का ही रीजन दिखाई देगा, और बीच में क्या दिखाई देगा, कनाडा दिखाई देगा। तो आर्कटिक सर्कल में कौन कौन से देश आ रहे हैं, तो यूनाइटेड स्टेट आ रहा है, कनाडा की हमने बात की, ग्रीनलैंड की बात की जो किसका हिस्सा है, डेनमार्क का हिस्सा है और यूरोप का हिस्सा है, तो वो भी आर्कटिक सर्कल में पड़ता है। इसके अलावा फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे जो हैं यूरोप की कंट्रीज, वो भी आर्कटिक सर्कल में पड़ती हैं, और साथ साथ रशिया भी किस में पड़ता है, तो आर्कटिक सर्कल में पड़ता है। इस तरफ आपको क्या दिखाई देगा, तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन दिखाई देगा, और यहाँ पे क्या दिखाई देगा, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन दिखाई देगा। ऊपर आपको बेरिंग सी दिखाई देगी जो अलास्का के पास है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, तो प्रमुख सागरों की बात कर लेते हैं, प्रमुख खाड़ियों की बात कर लेते हैं। कौन कौन से सागर है, कौन कौन से खाड़ी है, इसको बिल्कुल याद करते चलना है। ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में, वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में, तो ये सारी चीजें ये ध्यान रखनी हो और ये याद कर ही लेंगे इसी में। अभी हमने किसकी बात की थी, आर्कटिक सर्कल की बात की थी। ऊपर क्या पड़ रहा है नॉर्थ में, तो आर्कटिक ओशन पड़ रहा है। अगर हम पूर्व की बात करें तो आपको क्या दिखाई देगा, तो अटलांटिक ओशन दिखाई देगा। अगर हम पश्चिम की बात करें तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन दिखाई देगा। ठीक है, इतनी बात हमने की थी। अगर यहाँ पे हम सागर देखें तो सबसे पहले आपको उत्तर के डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा, तो बिफोर्ड सागर दिख जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको बेफिन बे दिख जाएगा। ग्रीनलैंड और बेफिन आइलैंड के बीच में, अभी आइलैंड्स की बात हम आगे करेंगे, तो पहले आप देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या मिला, बिफोर्ड से मिला। अगर अलास्का के अगर हम पश्चिम में देखें तो आपको बेरिंग सी मिल जाएगा, अलास्का जो यूएसए का पार्ट है। अगर इस तरफ देखें, यदि पूर्व की तरफ देखें तो आपको क्या मिल जाएगा, बिफोर्ड सागर मिल जाएगा। उसके आगे बढ़े तो क्या मिल जाएगा, बेफिन बे मिल जाएगा। अगर हम इसे पश्चिम से पूर्व की तरफ जमाएं, यानी सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो बेरिंग सी आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा बिफोर्ड सी, उसके बाद आ जाएगा बेफिन बे। तीन बी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके नीचे बढ़े तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे लेब्राडोर सी, तो इसके साउथ में आपको क्या दिख जाएगा, साउथ वेस्ट में क्या दिख जाएगा, आपको लेब्राडोर सी दिख जाएगा। वहीं अगर बात करें यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा हडसन बे, और एक और बे आपको दिखाई देगा यहाँ पर। ये तो हडसन बे की बात हुई, और इसके नीचे आपको दिखाई देगा जेम्स बे। तो हमने किसके किसकी बात की, पहले बेरिंग सी की बात की, फिर बिफोर्ड सी की बात की, फिर बेफिन बे की बात की, फिर लेब्राडोर सागर की बात की। इस तरफ आएंगे तो आपको काम क्या मिल जाएगा, तो हडसन बे मिल जाएगा, और इसके नीचे आएंगे तो आपको जेम्स बे का लोकेशन दिखाई देगा। इसके अलावा और दो खाड़ी महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, न्यू फाउंडलैंड की बात की थी, न्यू फाउंडलैंड के पूर्व में आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेंट लॉरेंस की खाड़ी दिख जाएगी, और यहाँ उसके जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा फंडी की खाड़ी यहाँ पर दिखाई देगी। तो हमने किसकी किसकी बात की, हमने बेरिंग सी की बात की, बिफोर्ड सागर की बात की, फिर बेफिन बे की बात की। उसके नीचे हम आए तो लेब्राडोर सी की बात की, उसके बाद हडसन की बात की, हडसन बे की बात की, फिर जेम्स बे की बात की, सेंट लॉरेंस की खाड़ी की बात की, और बात की उसके जस्ट नीचे किसकी, तो हमने बात की फंडी की खाड़ी की बात की। तो इतनी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है कनाडा के इर्द गिर्द अगर देखें। इसके लिए महत्वपूर्ण क्या चीज है पता है आपको, कि आपको सागर भी पता होना चाहिए कि ये सब खाड़ियां किसके अंतर्गत आ रही है। अगर मैं बिफोर्ड सागर और बेफिन बे की बात करूं तो ये कहाँ की तरफ निकलती है, आर्कटिक ओशन की तरफ निकलती है। जबकि मैं बात करूं लेब्राडोर सी और हडसन बे को देखूं तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन की तरफ निकलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, तो बात कर लेते हैं प्रमुख द्वीप की। कौन कौन से द्वीप यहाँ मौजूद है, ये भी एकदम कंठस्थ कर लेना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। नॉर्थ से साउथ, वेस्ट से ईस्ट, सबको ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से आइलैंड मौजूद है। तो बिफोर्ड सी की हमने बात की, उसके पास में, उसके पूर्व में आपको कौन कौन से आइलैंड दिखाई देंगे, तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, यहाँ दिखाई देगा आपको बैंक आइलैंड, और नीचे आपको दिखाई देगा विक्टोरिया आइलैंड। इसके ऊपर आपको दिखाई देगा एल्समेरे आइलैंड, यहाँ पे आपको दिखाई देगा डिवॉन आइलैंड। ठीक है, उसके नीचे आपको दिखाई देगा बेफिन आइलैंड। इतनी बातें की, किसकी बातें की हमने, तो क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड दिखाई देगा, यहाँ बैंक आइलैंड दिखाई देगा,
फिर विक्टोरिया आइलैंड दिखाई देगा, यहाँ एल्समेयर आइलैंड दिखाई देगा, उसके नीचे डिवॉन आइलैंड दिखाई देगा, उसके नीचे आपको क्या दिखाई देगा, तो बेफिन आइलैंड दिखाई देगा। तो इतनी बातें हमने की। अगर हम बात कर ले किसकी, स्ट्रेट्स की बात कर ले, स्टेट बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेट क्या होता है, जल संधियां क्या होती है, तो एक पतला जल निकाय होता है जो दो भूभाग को अलग करता है और दो जल निकायों को जोड़ता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से जल संधियां मौजूद है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल जाएगी नेयर्स की जल संधि। नेयर्स की जल संधि किसे किसे अलग कर रही है, तो एल्समेयर आइलैंड को अलग कर रही है ग्रीनलैंड से। देखिए एल्समेयर आइलैंड किसका पार्ट है, तो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, और ग्रीनलैंड की बात करें तो किसका पार्ट है, यूरोप का पार्ट है। तो जो नेयर्स स्ट्रेट है वो किसको किसको अलग कर रही है, एल्समेयर आइलैंड यानी नॉर्थ अमेरिका को अलग कर रही है, किसके, डेनमार्क यानी यूरोप के पार्ट से। किसे किसे जोड़ रही है, तो ये आर्कटिक ओशन को जोड़ देती है, किससे, बेफिन बे से, या वास्ट लेवल पे कहे तो किससे जोड़ देती है, तो अटलांटिक ओशन से जोड़ते हुए नजर आती है। वहीं आगे बढ़े और बात करें डेविस स्टेट की। डेविस स्टेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डेविस स्टेट किन दो भूभागों को अलग कर रही है, तो बेफिन आइलैंड को अलग कर रही है डेनमार्क से, वापस से ही नॉर्थ अमेरिका को अलग कर रही है यूरोप से, और किसे किसे जोड़ते हुए नजर आ रही है, तो बेफिन बे को यहाँ पे ये जोड़ देती है, किससे, लेब्राडोर सागर से ये जोड़ते हुए नजर आती है। वही हम नीचे अगर आए और बात करें किसकी, हडसन स्टेट किसे किसे अलग कर रही, तो इस हडसन स्टेट जो अलग कर रही है वो बेफिन आइलैंड को उनगावा प्रायद्वीप से अलग कर रही है, और किसे किसे जोड़ते हुए नजर आ रही है, तो ये हडसन बे को जोड़ देती है, किससे, लेब्राडोर सागर से जोड़ते हुए नजर आती है। दो और यहाँ पर स्टेट देखने को मिलेंगी वैंकूवर के साइड। अगर विस्तार से इसको देखें तो आपको दो स्टेट यहाँ को देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से दो स्टेट हैं, देखिए ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत हमने पढ़ा, ब्रिटिश कोलंबिया और वैंकूवर आइलैंड को कौन अलग कर रहा है, तो जॉर्जिया स्टेट है जो किसे अलग करती है, तो ब्रिटिश कोलंबिया को अलग कर देती है वैंकूवर आइलैंड की। और ये सभी पैसिफिक का पार्ट है, तो जल निकाय देखने की आपको जरूरत नहीं है। किसे किसे अलग कर रही है, तो ब्रिटिश कोलंबिया को किससे अलग कर रही है, तो वैंकूवर आइलैंड से कौन अलग कर रही है, तो जॉर्जिया यहाँ पर क्या है, स्टेट मौजूद है जो इन्हें अलग कर रही है। एक और स्टेट यहाँ पर है, यहाँ पे जुआन दी फूका आपको स्टेट दिखाई देगा जो वैंकूवर आइलैंड को यूएसए से अलग कर देती है। यानी कनाडा और यूएसए को कौन अलग कर रही है, तो जुआन दी फूका जो स्टेट है वो यूएसए और कनाडा को अलग करती आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अगर हम बात कर ले प्रमुख झीलों की, तो झीलें देख लेती है, बहुत महत्वपूर्ण है, आराम से देखिए, याद करते चलना है हमको इसे। तो यहाँ पे कनाडा में बहुत प्रमुख झीलें मौजूद हैं, देख लेते हैं। इसका नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले दिख जाएंगी 5 लेक दिखाई देंगे। पहला लेक जो है वो ग्रेट बियर का लेक है, ठीक है। पहला लेक कौन सा है, तो ग्रेट बियर का लेक है। उसके नीचे अगर बात करें तो आपको एक और लेक दिखाई देगा, कौन सा लेक, तो ग्रेट स्लेव लेक दिखाई देगा। उसके नीचे अगर बात करें तो आपको लेक अथाबास्का दिखाई देगा। उसके नीचे अगर बात करें तो आपको रेंडियर लेक दिखाई देगा, और उसके नीचे अगर बात करें तो आपको लेक विनीपेग दिखाई देगा, लेक विनीपेग दिखाई देगा। नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में अगर जाएं तो कौन सा लेक दिखाई देगा, सबसे पहले ग्रेट बियर लेक दिखाई देगा, उसके बाद क्या दिखाई देगा, तो ग्रेट स्लेव लेक दिखाई देगा, उसके बाद लेक अथाबास्का, उसके बाद रेंडियर लेक दिखाई देगा, और उसके बाद क्या दिखाई देगा, तो लेक विनीपेग यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर एक ग्रेट लेक जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो यूएसए और कनाडा की बाउंड्री में, देख लेते हैं ग्रेट लेक किसे कहा जाता है। तो ये जो है वो आपको ग्रेट लेक का लोकेशन है जो किसके किसके बीच में पड़ता है, तो कनाडा और इसके बाउंड्री में पड़ता है, किसके, यूएसए के बाउंड्री में पड़ता है। इसमें अगर बात करें तो आपको 1, 2, 3, 4 और 5 लेक देखने को मिलेंगे। कौन कौन से लेक मौजूद है, तो सबसे पहले लेक सुपीरियर है। अगर इधर देखेंगे आपको लेक दिखेगा, लेक ह्यूरॉन दिखाई देगा।
तीसरे नंबर पे बात करें तो सुपीरियर लेक और लेक ह्यूरॉन के बीच में आपको लेक मिशिगन दिखाई देगा। वहीं इस तरफ चलें तो आपको दिखाई देगा लेक ईरी और लेक ओंटारियो। ओंटारियो प्रांत के जस्ट नीचे है लेक ओंटारियो। अगर हम लेक सुपीरियर की बात करें तो लेक सुपीरियर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। देखिए, सबसे बड़ी झील नहीं है, सबसे बड़ी झील कौन सी है तो कैस्पियन सागर है, ये दूसरी बड़ी झील है। और सबसे बड़ी झील किसकी है तो मीठे पानी स्वच्छ पानी की झील कौन सी है तो लेक सुपीरियर है। वहीं अगर बात करें और इन जो वृहद झीलों में सबसे बड़ा झील कौन सा है तो लेक सुपीरियर का है, और सबसे छोटा झील कौन सा है तो लेक ओंटारियो का है। मतलब सबसे बड़ा झील कौन सा है तो लेक सुपीरियर है, और सबसे छोटा झील कौन सा है तो लेक ओंटारियो। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर देखने के लिए क्या जरूरी है तो जो लेक मिशिगन पड़ता है वो टोटली यूएसए में पड़ता है, ठीक है। बाकी जो चारों झील है वो आपको कुछ हिस्सा यूएसए में देखने को मिलेगा और कुछ हिस्सा कनाडा में देखने को मिलेगा। जबकि जो लेक मिशिगन है वो जो है वो टोटली किस में पड़ता है तो यूएसए में पड़ता है। जो लेक मिशिगन और लेक ह्यूरॉन को जोड़ने में यहाँ पे एक कैनाल दिखाई देगी जिसका नाम है सू कैनाल, ठीक है। तो इतनी बातें हमें जाननी थी। और एक बात और कौन सी जाननी है तो यहाँ पे कुछ प्रमुख शहर मौजूद हैं जो इन लेक के किनारे हैं। ये आपका असाइनमेंट है कि आप एटलस खोलेंगे और ये देखेंगे कि इन झीलों के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर मौजूद हैं। कौन कौन से प्रमुख शहर मौजूद हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि लेक मिशिगन जो पूर्णतः कहाँ पड़ता है यूएसए में पड़ता है, उसके तट पर आपको दिखेगी शिकागो। वहीं अगर हम बात करें लेक ईरी के आपको तट पर दिख जाएगा डेट्रॉइट। डेट्रॉइट क्यों फेमस है तो ऑटोमोबाइल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे यूएसए के पास डेट्रॉइट है वैसे ही भारत के पास क्या है चेन्नई है जो ऑटोमोबाइल के लिए बहुत फेमस है, इसलिए चेन्नई को भारत का क्या कहा जाता है तो डेट्रॉइट कहा जाता है, ठीक है। और वैसे ही आगे देखें तो आपको दिख जाएगा लेक ओंटारियो के जस्ट पास में आपको टोरंटो दिख जाएगा, ओटावा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि इनके तट पर कौन कौन से शहर मौजूद हैं और उनका वेस्ट से ईस्ट का लोकेशन क्या है। तो ये आपका असाइनमेंट है, आपको एटलस में इसे देखना है। अगर पूरे चीजों की प्रैक्टिस कर ले तो हमने क्या क्या पढ़ा हम देख लेते हैं। प्रांत क्या क्या पढ़े, सबसे पहले हमने 3 क्षेत्र पढ़े थे। सबसे पहले क्या था यूकॉन टेरिटरी था, फिर नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी था, फिर यहाँ पे नुनावट टेरिटरी था। नीचे आएंगे तो ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत था। उसके बाद आएंगे तो यहाँ पे आपका अल्बर्टा था, फिर सस्केचेवान था, यहाँ मैनीटोबा था, यहाँ ओंटारियो था, ये क्यूबेक था, ये न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर था। यहाँ अगर देखें तो आपको प्रिंस एडवर्ड दिखाई दिया था आइलैंड। ये है जो नोवा स्कोशिया है, और ये जो है न्यू ब्रुंसविक प्रांत आपने देखा था। और यहाँ से क्या शुरू हो जाता है तो यूएसए की टेरिटरी शुरू हो जाती है। अगर हमने बात की थी किसकी द्वीपों की बात की थी, कौन कौन से द्वीप यहाँ पे हमने पढ़े थे तो हमने पढ़ा था क्वीन एलिजाबेथ पढ़ा था, फिर यहाँ पे पढ़ा था बैंक आइलैंड, फिर नीचे पढ़ा था वैंकूवर आइलैंड, फिर एल्समेयर आइलैंड पढ़ा था, यहाँ डिवॉन आइलैंड पढ़ा था, ये बेफिन आइलैंड था, ये ग्रीनलैंड था जो डेनमार्क का पार्ट है यानी यूरोप का पार्ट है। किसका पार्ट नहीं है तो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट नहीं है। हमने कौन कौन से यहाँ पे स्टेट्स पढ़े थे तो यहाँ नियर स्टेट्स पढ़ा था। यहाँ हमने कौन सा स्टेट पढ़ा था तो डेविस स्टेट पढ़ा था। यहाँ कौन सा स्टेट पढ़ा था तो हडसन स्टेट पढ़ा था। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था तो हमने जॉर्जिया स्टेट पढ़ा था। और यहाँ हमने क्या पढ़ा था तो हमने पढ़ा था यहाँ पे जुआन दी फूका का स्टेट पढ़ा था। वहीं हम लेक की बात करें तो लेक क्या क्या पढ़े थे वो देख लेते हैं। लेक्स यहाँ पढ़ा था, लेक बियर था, ग्रेट बियर लेक था यहाँ पर। ये क्या पढ़ा था तो ग्रेट स्लेव लेक था। यहाँ क्या पढ़ा था तो लेक अथाबास्का पढ़ा था। उसके नीचे हमने पढ़ा था लेक रेंडियर पढ़ा था, और उसके नीचे क्या पढ़ा था तो लेक विनिपेग पढ़ा था। इतनी लेक पढ़े थे। अगर नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में चले तो ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक,
फिर अथाबास्का लेक, फिर रेनडियर लेक और उसके बाद विनिपेग लेक आता है। अगर हम यहाँ बात करें तो हमने क्या पढ़ा था, तो वृहद झीलें पड़ी थी। वृहद झीलें में कौन कौन सा था, तो लेक सुपीरियर था, ये लेक ह्यूरॉन था, नीचे लेक मिशिगन था, उसके बाद लेक ईरी था और उसके बाद कौन सा लेक था, तो लेक ओंटारियो था। इतनी बातें हमने की थी। इसके अलावा और कौन सी बात की है, प्रांत देख लिए, झील देख लिए, आइलैंड देख लिए, स्टेट देख लिए और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं रिवर की। रिवर की बात करते समय ये जानना महत्वपूर्ण है कि उनका अपवाह कहाँ होता है, उनका माउथ कहाँ है। अगर माउथ देखें तो आपको जो बेसिकली कनाडा के जो रिवर है उनका माउथ कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा आर्कटिक ओशन में, आपको दिख जाएगा नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, यहाँ आपको दिख जाएगा हडसन बे में और यहाँ से आपको अटलांटिक ओशन में इसका निकास देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूकॉन नदी की। यूकॉन नदी कहाँ से शुरू हो रही है, तो ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से शुरू हो रही है। कहाँ की तरफ जा रही है, यूएसए की तरफ जा रही है और गिर कहाँ रही है, तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन में गिर रही है। ये दो पहाड़ों के बीच में बहती है। कौन कौन से पहाड़ हैं, तो यहाँ पे आपको ब्रुक्स माउंटेन दिख जाएगा, वहीं यहाँ पे आपको दिख जाएगा अलास्का रेंज दिखाई देगा। तो यूकॉन जो रिवर है वो किन दो रेंजेस के बीच में पड़ रही है, तो ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज के बीच में पड़ती है। कहाँ से निकल रही है, तो ब्रिटिश कोलंबिया से निकल रही है और कहाँ गिर रही है, तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन में गिर रही है। वहीं हम मैकेंजी रिवर की बात करें तो हमने बात की थी ग्रेट स्लेव लेक की। तो ग्रेट स्लेव लेक से ये निकल रही है और कहाँ गिर रही है, तो बीफोर्ट सी में गिर रही है। बीफोर्ट सी किसका हिस्सा है, तो आर्कटिक ओशन का हिस्सा है। तो कहाँ से निकल रही है, ग्रेट स्लेव लेक से निकल रही है और कहाँ गिर रही है, तो आर्कटिक ओशन में गिर रही है। वहीं हम बात करें पीस रिवर की। पीस रिवर कहाँ मिल रही है, तो रॉकी माउंटेन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो रॉकी माउंटेन से निकल रही है और कहाँ गिर रही है, तो अथाबास्का झील में गिर रही है। किस में गिर रही है, तो अथाबास्का झील में गिर रही है। जो मैकेंजी रिवर है वो कहाँ गिर रही है, तो ग्रेट स्लेव लेक में गिर रही है, जबकि जो पीस रिवर है वो कहाँ गिर रही है, तो अथाबास्का झील में गिर रही है। अगर फेजर रिवर की बात करें, देखिए ये कहाँ से कहाँ की तरफ बह रही है, तो पश्चिमी कनाडा के हिस्से से किस तरफ बह रही है, तो पूर्वी कनाडा के हिस्से में बह रही है। मैकेंजी रिवर की बात करें तो कहाँ बह रही है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। यूकॉन रिवर कहाँ फ्लो कर रही है, तो ये भी नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो करते हुए आपको दिखाई देगी। पीस रिवर कैसे बह रही है, तो वेस्ट पार्ट से ईस्ट पार्ट की ओर बहते हुए आपको दिखाई देगी और कहाँ गिर रही है, तो अथाबास्का लेक में गिर रही है। वहीं फेजर रिवर की बात करें तो ये फेजर यहाँ पे एक पास है, अच्छे से देख लेते हैं। फेजर रिवर जो है वो फेजर पास से निकल रही है और वैंक्यूवर के पास ये गिर रही है पैसिफिक ओशन की। वहीं यहाँ एक कोलंबिया रिवर भी है जो कोलंबिया झील से निकलती है और कहाँ गिर जाती है, तो पैसिफिक ओशन में गिर जाती है। तो तीन यहाँ पे आपको नदियाँ दिखाई देगी, एक यूकॉन नदी है, दूसरा फेजर नदी है और तीसरा कोलंबिया नदी जो है वो कहाँ गिर रही है, तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन में गिर रही है। वहीं आगे हम बात करें तो आपको यहाँ सस्केचेवान रिवर मिल जाएगा। हमने सस्केचेवान प्रांत पढ़ा था, तो वहीं अल्बर्टा और सस्केचेवान प्रांत से बह रही है। ये कहाँ से शुरू हो रही है, तो अल्बर्टा रॉकी से शुरू हो रही है। दो आपको दिखाई देगा, नॉर्थ सस्केचेवान रिवर आपको यहाँ दिखाई देगा और नीचे आपको दिखाई देगा साउथ सस्केचेवान रिवर। ये दोनों स्ट्रीम जब आपस में मिल जाती है तो ये बन जाती है सस्केचेवान रिवर और ये कहाँ गिर जाती है, तो आपका ये विनिपेग झील में गिर जाती है। कहाँ से शुरू हो रही है, तो अल्बर्टा रॉकी पर्वत से निकल रही है। दो स्ट्रीम है, कौन कौन सी, सस्केचेवान नॉर्थ रिवर और सस्केचेवान साउथ रिवर आपस में मिल जाती है और क्या बन जाती है, तो सस्केचेवान रिवर बनती है और कहाँ गिर जाती है, तो विनिपेग झील में गिर जाती है। जो मैकेंजी रिवर था वो ग्रेट स्लेव में गिर रही थी, जो पीस रिवर था वो अथाबास्का में गिर रही थी, जबकि जो सस्केचेवान रिवर है वो कहाँ गिर रही है, तो विनिपेग में गिर रही है। जैसे ही गिरती है यहाँ से एक नदी और निकलती है। कौन सी नदी है, नेल्सन नदी है। नेल्सन नदी कहाँ गिरती है, तो हडसन के बे में गिरती है। अगर विस्तार में देखें तो ये जो था वो सस्केचेवान नदी था जो कहाँ गिर रही है, तो विनिपेग जो झील में गिर रही है और यहाँ से निकल रही है नेल्सन रिवर जो कहाँ गिर रही है, तो हडसन बे में जाकर गिरती है।
एक और रिवर यहाँ पे महत्वपूर्ण है, हमने यहाँ बात की थी ग्रेट लेक में, हमने बात की थी ओंटारियो की। ओंटारियो से एक नदी निकल रही है, सेंट लॉरेंस रिवर निकल रही है, और सेंट लॉरेंस का गल्फ हमने पढ़ा था, तो वहाँ जाकर गिर रही है, मतलब ये अटलांटिक ओशन में गिर रही है। 3 रिवर थे यहाँ पे, कौन कौन से? तो हमने पढ़ा था यूकॉन रिवर, फेजर रिवर और कोलंबिया रिवर जो गिर रही है वो पैसिफिक ओशन में गिर रही है, जबकि जो सेंट लॉरेंस नदी गिर रही है वो कहाँ गिर रही है? तो अटलांटिक ओशन में गिर रही है। तो इतनी बात हमने नदियों की है। अंत में आपके लिए ये आपके लिए टेबल दे दिया गया है आपकी सुविधा के लिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उसे जाकर क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम इसकी जैव विविधता की बात करें तो 60% जो पोलार बियर है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बोरियल फॉरेस्ट मिल जाएगा, टेम्परेट फॉरेस्ट मिल जाएगा। देखिए इसके सिक्कों में भी आपको किसकी तस्वीर दिखेगी? तो इनकी जैव विविधता आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, लून देखने को मिल जाएगा। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जो थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको इस प्रश्न के उत्तर देने के साथ साथ ये भी उत्तर देना है कि ये ऑप्शन क्यों गलत है और इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। जितना आप ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मजा आएगा। तो अभ्यास प्रश्न क्या कह रहा है? अभ्यास प्रश्न कह रहा है कि कनाडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है? डेविस जल संधि ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप से अलग करती है। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है? मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव झील से निकलती है और बेरिंग सागर में गिरती है। वहीं तीसरा क्या कह रहा है? तो ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, अथाबास्का झील दक्षिण से उत्तर की ओर, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित है। आपके ऑप्शन क्या है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? क्या पूछा है? कौन से सही है? ऑप्शन क्या है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, 1, 2 और 3। तो आज हमने कनाडा की बात विस्तार में कर ली है। अगर हम इस लेक्चर को ही रेफरेंस लें तो 60 से 70% आपका स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो जाता है। अब आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, मानचित्र अच्छे से देखना है और पढ़ते रहना है। तो आज मुझे दीजिए इजाज़त, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।